नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं देश के दिल से। देश का दिल यानी मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ करेंगे, क्योंकि आज है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि। तो चलिए, बीजेपी ने देश भर में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया है, जिसकी झलक प्रदेश में भी देखने को मिली है और खुद प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और कार्यक्रम में शामिल भी हुए। रिपोर्ट देख लीजिए, तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रविवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई, जिसमें प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम हुआ। प्रदेश बीजेपी संगठन के लगभग सभी दिग्गज मौजूद रहे। इससे पहले प्रदेश के मुखिया ने बीजेपी कार्यालय स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री कृष्णा गौर सहित बीजेपी नेता शामिल रहे। बलिदान दिवस के अवसर पर डॉक्टर मुखर्जी ने और बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस देश में दो ऐसे असामयिक मृत्युआं हुई जिनको मर्डर करके पुलिस केस में दर्ज किया गया, लेकिन इसके संबंध में आज भी ये तथ्य सामने नहीं लाया गया कि वो कौन कौन इसमें जवाबदार है और इस बात को दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं आज इस अवसर पर हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी अपनी सरकार में इस जम्मू कश्मीर की धारा 370 जिसके माध्यम से देश ने अभी तक की सबसे बहुत बड़ी विभीषिका सहन की है। 40,000 से ज़्यादा निरपराध लोग जिसमें मारे गए। ऐसे उस 1951-52 में जो मुद्दा बताया गया था, उस धारा 370 के कलंक को धोने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। हम अपनी इस भूमिका को भी स्मरण रखेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के प्रति सच्चे अर्थों में ये हमारी श्रद्धांजलि भी हुई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पोस्ट में लिखा है कि प्रखर राष्ट्रवादी, महान शिक्षाविद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर आज से एक अद्भुत अभियान शुरू हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता और जनता भी इस अभियान से जुड़ रही है। एक पेड़ माँ के नाम। यह धरती आने वाले पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे और इसलिए पर्यावरण बचाने में सबसे महत्वपूर्ण काम वृक्षारोपण है। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता भी इस अभियान से जुड़ रही है। एक पेड़ मां के नाम। ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे, इसलिए पर्यावरण बचाने में सबसे महत्वपूर्ण काम है तो वृक्षारोपण। बता दें कि जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि भाजपा 23 जून को मनाती है। देश भर में बीजेपी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करती है और उनके बलिदान को सम्मान देते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस के रूप में मनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम हुआ। प्रदेश बीजेपी संगठन में लगभग सभी दिग्गज भी मौजूद रहे और इससे पहले प्रदेश के मुखिया ने बीजेपी कार्यालय के पास स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और इस दौरान अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री कृष्णा गौर सहित बीजेपी नेता शामिल नजर आए। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि भाजपा 23 जून को मनाती है और उनके बलिदानों को सम्मान देते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान दिवस के रूप में इनकी जयंती को मनाती है। तो चलिए जरा आपको बताते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कि आखिर वो कौन थे, कितना बलिदान उन्होंने दिया है। तो ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाऊंगी। स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका जन्म 6 जुलाई 1901 में हुआ था, तो उन्होंने किस तरीके से देश के लिए काम किया, बलिदान दिया, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे। तो हिंदूवादी नेता की इनकी छवि थी।
और जिसको लेकर कई बार इन पर शिकंजा भी उस दौरान कसा गया। इन्होंने काफी संघर्ष किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन को एक पर्व के तौर पर मनाया है। जनसंघ का संस्थापक थे, तो जिसके वजह से स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा बनाने में इनकी अहम भूमिका है। तो देखिए, आप समझिए कितनी बड़ी भूमिका ये निभा रहे थे और पश्चिम बंगाल को भारत से जोड़ने में इनका कितना बड़ा योगदान रहा है। मुस्लिम लीग की सरकार का विरोध इन्होंने किया था और भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाया है। तो हिंदुओं के अधिकार को लेकर ये डटे रहे, हिंदुओं को उनका अधिकार मिल सके, वो मान और वो सम्मान मिल सके, इसी चीज की लड़ाई लगातार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी करते रहे। तो देश के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बने। तो आप समझिए कि कितनी मेहनत इन्होंने की, कितना संघर्ष इन्होंने किया और देश में कितना काम किया। 23 जून 1993 को इनका निधन हुआ था। तो आज की तारीख है, तो 1953 में इनका निधन हुआ था। 23 जून वो तारीख थी जिस दिन इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था और लगातार जिस तरीके से इन्होंने काम किया था, और तभी यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन को इतना भव्य बनाया, बलिदान दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया। प्रदेश कार्यालय, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें या देश के अलग अलग जगहों की बात करें, सभी जगह श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। बलिदान दिवस के रूप में आज के दिन को भारतीय जनता पार्टी ने मनाया है। तो देखिए, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर जो कार्यक्रम हुआ, उसमें लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भी शामिल हुए, जिनसे हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुन लीजिए। भाजपा ने आज बलिदान दिवस पर माल्यार्पण किया। बलिदान दिवस को भी जानेंगे, साथ साथ में स्वास्थ्य को लेकर भी बात करेंगे। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी हमारे साथ में हैं। सर, बलिदान तो दो हुए हैं, उस इतिहास को भी हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन उस पर कई सवाल हैं जो अब तक गहरे हैं। उन सवालों के जवाब इस देश को भी नहीं मिले और भाजपा को भी नहीं मिले। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो चुनौती देकर गए कि मैं बगैर परमिट के कश्मीर में जाऊंगा, तो सरकारों ने सावधानियां क्यों नहीं रखी? उनको जेल में बंद किया, कश्मीर की जेल में बंद किया और संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है। तो मैं तो बार बार ये बात कहता हूँ कि राजनीतिक बलिदान यदि इस देश में किसी का, स्वतंत्र भारत में पहला बलिदान यदि किसी का है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान है, जो संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई थी। तो जनसंघ को रोकने की कोशिश थी, जो जिस गति से जनसंघ 1951 से आगे बढ़ रहा था, उसकी जो रणनीति थी, ये तो नहीं थी। बिल्कुल निश्चित रूप से ये जो आपने बात कही है, ये तो लगता है कि क्योंकि लगातार जिस तरह से जनसंघ आगे बढ़ रहा था, जिस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा था, भारत माता को परम वैभव पर ले जाने की बात कर रहे थे, अखंड भारत को सुरक्षित रखने की बातें कर रहे थे, तो निश्चित रूप से चाहे वो देश में रहे होंगे चाहे विदेश में रहे होंगे, उन दुश्मनों ने हमारे इन दोनों नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र किया होगा, ऐसा तो स्पष्ट दिखता है। पल्स पोलियो को लेकर आज फिर से अभियान शुरू किया गया। पल्स पोलियो भारत का पीछा नहीं छोड़ रहा है, आखिर कैसे छोड़ेगा? रणनीति जो है अब क्या है? ना देखिए, भारत विगत कई वर्षों से पोलियो मुक्त है, परंतु हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों में वायरस लगातार है और वो इतनी तत्परता से काम नहीं कर पा रहे, उसके कारण हमारे यहाँ पर उनका वायरस ना आ जाए, इसके लिए सावधानी के तौर पर भारत सरकार भी चला रही है, मध्य प्रदेश की सरकार भी चला रही है। 23 जून से 25 जून तक पल्स पोलियो अभियान चला रहा है। 55,900 से अधिक हमारे बूथ बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में किसी भी बच्चे को जो नवजात से लेकर 5 वर्ष तक की आयु है, उनको हम 2 बूंद जिंदगी से जरूर हम देंगे, पोलियो वैक्सीन उनको देंगे, ताकि हमारे यहाँ पर ये वायरस पुनः ना आ सके। तो आपने सुना मंत्री शिवाजी पटेल जी को, जो कह रहे थे कि पल्स पोलियो का अभियान इसलिए है क्योंकि पड़ोसी देशों में कहीं ना कहीं इस तरह के केस मिलते हैं जो परेशान करते हैं भारत को। एहतियातन है यह अभियान। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ, विस्तार न्यूज के लिए। तो देखिए, लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बार बार ये अपील की है और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने इस बारे में जानकारी भी दी थी और बताया भी था कि गौ रक्षा कितनी जरूरी। और उसके बाद जब इस तरह की खबर सामने आई तो डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भड़क उठे और उन्होंने यहां तक एसपी का भी तबादला कर दिया। उन्होंने कहा कि आखिर इतनी बड़ी चूक
हुई कैसे, इस पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी वो भी विस्तार से हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं खबरों की आगे, जहां पर मध्य प्रदेश पीएससी के एग्जाम की बात करेंगे जो कि आज प्रदेश भर में हुए हैं। छात्रों ने एग्जाम दिया तो हमने सोचा कि क्यों ना जमीन पर उतरा जाए और देखा जाए वहां का हालचाल क्या है। हमारी रिपोर्ट देखिए, पूरे विस्तार से सब कुछ हमने इस रिपोर्ट में आपके लिए दर्शाया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 रविवार को 2 शिफ्ट में हुई। पहला पेपर सामान्य अध्ययन का सुबह 10 बजे से 12 बजे तक चला, तो वहीं दूसरा पेपर सामान्य अभिरुचि परीक्षण का है। ये दोपहर 2:15 से शुरू हुआ और शाम 4:15 बजे खत्म हो गया। बच्चे जब परीक्षा देकर बाहर निकले तब विस्तार न्यूज ने जायजा लेते हुए उनसे खास बातचीत की। आयोग ने स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस है उनका बहुत अच्छे रेज किया है। मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है, जो लोकल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हम संस्थान के बारे में कह सकते हैं, यहाँ की जनजातियों के बारे में कह सकते हैं, यहाँ के लोक कथाएं, लोक नृत्य के बारे में कह सकते हैं, इस पर ज़्यादा जोर दिया है। असुविधा किसी प्रकार की नहीं हुई। बाकायदा समय से हमको एंट्री दे दी गई थी, OMR शीट टाइम पे दे दी गई थी, बाकायदा क्वेश्चन पेपर टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। किसी भी प्रकार की असुविधा मुझे अनुभव नहीं हुई। मॉडरेट था, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा आसान भी नहीं था, मतलब इट वाज मॉडरेट टाइप के भी था। MP के बारे में पूछा गया था, अबाउट वर्ल्ड के बारे में पूछा गया, साइंस भी था, सब मिक्सअप था। मतलब थोड़ा ठीक सा, मतलब टफ था, आया था पेपर से रिलेटेड थे ज़्यादा। जो MP के जो टाइप्स हैं उनसे क्वेश्चन ज़्यादा रिलेटेड थे, कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, पॉलिटी के थे। ये एग्जाम 110 पदों के लिए हुआ। इसके लिए 1.83 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। 1.5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट इसमें शामिल हुए। परीक्षा की मॉनिटरिंग और शंका समाधान के लिए प्रदेश भर में 27 सीनियर रिटायर्ड अधिकारियों को ऑब्जर्वर बनाया गया था। कड़ी व्यवस्था की गई थी। सेंटरों पर जूते, मोजे, घड़ी, बेल्ट, बकल भी नहीं ले जाने दिया गया। इधर MPPSC पेपर लीक की आशंका पर CM डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा ये भी सुनिए। हमारी अपनी सरकार किसी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी, वो कानून व्यवस्था का पालन करेगी। बता दें कि MPPSC मेंस की परीक्षा इसी साल 9 सितंबर को होनी है, इसलिए लोक सेवा आयोग प्रशासन जुलाई के अंत तक प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है। रिजल्ट आने के बाद मेंस के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो चलिए अब अगली खबर की ओर कर लेते हैं, जहां डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला JP हॉस्पिटल पहुंचे और पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत करने के लिए वो पहुंचे हुए थे। और इसके बीच विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए डिप्टी CM ने कहा कि शहर से गांव तक कार्यक्रम चलाया जाएगा और इस बात की कोशिश रहेगी कि 0 से जो 5 साल तक के हर बच्चे को पोलियो की दवा पिलाई जा सके, क्योंकि हम देखते हैं कि जब पोलियो की दवा बच्चे को नहीं पिलाई जाती है तो आगे कई समस्या होती है, पोलियो का शिकार हो जाते हैं बच्चे। तो इसी परेशानी को दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा और यही कोशिश रहेगी कि चाहे वो गरीब वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो या फिर कोई और वर्ग हो, सभी के बच्चों को ये दवा पिलाई जाए। इसके साथ ही डिप्टी CM ने कार्यक्रम में कई बच्चों को अपने हाथों से पोलियो की दवा भी पिलाई है। हमारे साथ डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला जी हैं। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। सर, आपने पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की? नहीं, मेरा तो इस शुरुआत के साथ ही सभी से अपील है आपके माध्यम से कि इस अभियान को समझें, इसके गंभीरता को ध्यान में रखते हुए 0 से 5 वर्ष के बच्चों को यदि हमने 2 बूंद पोलियो की खुराक नहीं पिलाई तो कल वो पोलियो ग्रस्त हो सकते हैं और एक गंभीर बीमारी के आगोश में आ सकते हैं। इसलिए इन नौनिहाल बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने के लिए जो सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान है उसमें सभी इसमें अपना अपना योगदान दें, जिससे ये 100% अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। सर, ग्रामीण स्तर पे क्या तैयारी है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पे ज्यादा बीमारियां फैलती हैं, तैयारी क्या है? पूरे प्रदेश में शहर और ग्रामीण स्तर को मिला के 55,000 से ज्यादा बूथ बनाए गए हैं और लोग आसानी से अपने घरों से, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, ज्यादा दूर उनको न जाना पड़े और वो अपने बच्चों को लेके वहां पर खुराक दिला सकें, ऐसी व्यवस्था की गई है। सर, एक लास्ट सवाल, आने वाले समय में मौसम भी बदलाव हो रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी अस्पतालों में? बरसात जनित जो बीमारियां होती हैं उससे संबंधित
तमाम तरह की दवाई से लेके और स्वास्थ्य विभाग के अमले को इस दिशा में सजग और सक्रिय रहने के लिए निर्देश जारी हैं और इस प्रकार की कोई भी परिस्थितियां नहीं आए, इसके लिए हम लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी थे, जिन्होंने बताया कि क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी हैं ये, तो इन्होंने बताया कि पल्स पोलियो अभियान ग्रामीण स्तर तक चलाया जाएगा, कोई बच्चा पोलियो लेने से चूक ना पाए, इसको लेकर ये अभियान है। और आने वाले समय मौसम बदलेगा, मौसम के समय जो बीमारियां उत्पन्न होती है उसको लेकर भी अस्पतालों में पूरी तैयारी कर ली गई है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। तो देखिए, मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, विस्तार से आपको बताएंगे, क्योंकि आज राजधानी भोपाल में उन्होंने उन जगहों का दौरा किया जिनका निर्माण उनके विभाग के तहत किया जा रहा, और इस दौरान उन्होंने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की। सुनिए मंत्री राकेश सिंह का क्या कुछ कहना है और वो क्यों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, आप समझ जाएंगे इसको देखकर। प्रदेश की तस्वीर बदलने वाली एजेंसियों में लोक निर्माण विभाग भी है, जो विकास की इबारत खड़ी करता है। एक बड़ा ब्रिज भोपाल में बन रहा है। मंत्री जी हमारे साथ में राकेश सिंह जी, हम उनसे जानेंगे और क्या लक्ष्य है भविष्य के वो भी जानेंगे। सर, आपने निरीक्षण किया, कई समस्याएं आपके सामने रखी, एक पूरी भुजा जो अभी उसका पूरा नहीं हो पा रहा है और सितंबर तक पूरी होगी लगता नहीं है, आपको क्या लगता है? कोई भी कार्य करने के पहले एक प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग के आधार पर समय सीमा तय होती है। लोक निर्माण विभाग की जो अपनी समय सीमा थी वो अपनी प्लानिंग के आधार पर थी, लेकिन जब उसमें बाकी के विभाग भी जुड़ जाते हैं, नगर निगम भी है या मेट्रो भी है, तो सारी कठिनाइयाँ मिलकर सबकी कठिनाइयाँ बन जाती हैं। उसके लिए मेट्रो वालों से भी बातचीत हुई है, उनके अधिकारियों से भी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की और जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक हुई है। ये तय हुआ है कि लगभग 20 सितंबर तक वो अपना काम पूरा कर देंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि 30 सितंबर तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। नर्मदापुरम रोड यानी होशंगाबाद रोड पर एक बड़ी आबादी रहती है, वहाँ भी इस तरह के फ्लाईओवर की अब भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से कोलार में भी रहने वाला है, वहाँ के लिए कोई प्लानिंग है? देखिए, समय के साथ साथ ट्रैफिक और आबादी के बढ़ते हुए घनत्व के साथ साथ फिर ये निकाला जाता है कि उस रोड पर, उस स्थान पर ट्रैफिक कितना है, उसके आधार पर फ्लाईओवर डिज़ाइन होते हैं। तो मेट्रो के अधिकारियों से भी जो है आप बता ही रहे हैं, बात हुई है, वो अपना काम तेज़ी से कर पाएँ, इसकी भी मॉनिटरिंग करेगा क्या राज्य सरकार? करेगी, आप देखेंगे उसको? देखिए, ये जिम्मेदारी तो मेट्रो की अपनी है, सबके अपने अपने तरीके हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके काम में हम दखल नहीं दे सकते, हमारे काम में वो दखल नहीं दे सकते, लेकिन कोऑर्डिनेशन महत्वपूर्ण है और वो कोऑर्डिनेशन बन गया है और उस कोऑर्डिनेशन के साथ में कोशिश है कि समय सीमा के भीतर काम पूरा हो जाए। तो आपने सुना, मंत्री जी कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन से ही काम बेहतर होता है और ये कोऑर्डिनेशन नगर निगम के बीच में, मेट्रो के बीच में और पीडब्ल्यूडी के बीच में बना रहे, इसकी कोशिश है। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ। तो आपने सुना पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने क्या कुछ कहा कि किस तरीके से फ्लाईओवर का डिजाइन किया जाएगा। पहले सभी व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश भी रहेगी, तो अब सरकार पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। तो चले खबरों में बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं मुरैना की। मुरैना में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आ चुका है, जहां पर प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती गंभीर को बाहर निकाल दिया गया और गैलरी में मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया और कहा गया कि सिविल सर्जन के आदेशानुसार बेड को खाली करवाया गया, क्योंकि बिहार के कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी मुरैना होकर निकल रहे हैं, इसलिए प्रोटोकॉल के तहत एक बेड को खाली करना पड़ा है। तो बताइए, ऐसा होता है क्या? वो आईसीयू में थे, लेकिन गंभीर स्थिति उनकी नहीं थी। आईसीयू में उनको सुविधा अनुसार उनके ज़्यादा आराम के लिए उनको रखा गया था, उनकी स्थिति गंभीर नहीं थी। और चूँकि माननीय केंद्रीय मंत्री गुजर रहे थे, उनकी तरफ से ऐसा मैसेज आया कि वो संभवतः वहाँ आ सकते हैं इलाज के लिए, तो थोड़ी देर के लिए उन्हें हटाया गया और उन्हें हटाने से उनको कोई खतरा नहीं था, क्योंकि ऐसी कोई गंभीर स्थिति उनकी थी नहीं। उनको ज़्यादा आराम देने के उद्देश्य से आईसीयू में दिया गया था और वापस उन्हें करने, मेरे सिविल सर्जन से चर्चा हुई, उन्हें वापस करने के लिए बोल भी दिया है। संभवतः उन्हें बेड में वापस आईसीयू में मिल भी गया हो। एक्चुअली में कोई वीआईपी अगर कोई आता है विशेष, तो उसके लिए अलग से आईसीयू रिजर्व कर रखा है, उसकी व्यवस्था करते हैं। किसी पेशेंट को उसकी वजह से हम शिफ्ट नहीं करते हैं। उस संबंध में वो जानकारी भी लेता हूँ कि उस पेशेंट को किसके आदेश पर, किस कारण से उसको शिफ्ट किया गया था, और उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद बताता हूँ।
तो आपने सुना क्या कह रहे थे जिम्मेदारों का कहना है कि आईसीयू में एडमिट जरूर थे लेकिन तबीयत ज्यादा खराब नहीं थी। तो सवाल ये उठ जाता है कि अगर तबीयत इतनी खराब नहीं थी तो आपने आईसीयू में एडमिट क्यों किया? और इसलिए क्योंकि बिहार के कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी मुरैना होकर निकल रहे थे। प्रोटोकॉल की इतनी जरूरत थी कि आपने एक मरीज को बालकनी में लिटा दिया। यह व्यवस्था है मुरैना की और जिम्मेदारों को इस पर जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ी चूक है कि आप मरीज को लिटा देते हैं बालकनी में और ऐसे फिजूल की बयानबाजी, फिजूल की बातें करते हुए जिम्मेदार फिर नजर आते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि मॉनसून की दस्तक के साथ ही खेतों में जुताई और बोवनी का काम भी शुरू हो चुका और उसके साथ ही बाजार में नकली खाद और बीज बेचने वाले दुकानदार भी सक्रिय हो गए हैं। और जब ये सक्रिय हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो कारनामा ये करेंगे ही, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मुरैना शहर के जवाजीगंज से 11 जून को एक गांव में किसान धान की पौध तैयार करने के लिए बीज लेकर गए, लेकिन 10 से 12 दिन बीतने के बाद भी बीज अंकुरित नहीं हुए। और अब किसान जब इतनी मेहनत करता है तो उसके साथ ऐसा क्यों हो? तो गुस्सा होना भी लाजमी है। किसान भड़क उठा और पहुंच गए दुकानदार के पास कि भैया बीज लेकर गए थे लेकिन अंकुरित नहीं हुए। और किसान हवाबाजी में नहीं पहुंचे थे, बकायदा खेतों की फोटो लेकर पहुंचे हुए थे। दुकानदार ने उन्हें पहले समझाने की कोशिश की, किसान नहीं माने तो दुकानदार ने सीधे धमकी दे डाली। आप समझ रहे हैं, पहले तो आपने धांधली की और उसके बाद आप किसानों को धमकी दे रहे हैं कि बार बार आओगे तो लूट की FIR करा दूंगा। 80 किलो बीज ले गए अमित से, बीज उसमें से 10-12% जमा है और बीज पूरा रखा है। अच्छा, खेत में ही डला है और बीज की कल परसों से मैं उससे शिकायत कर रहा हूँ, कंपनी वाला भेज रहा हूँ। आज एक लड़का भेजा, उसने वीडियो अपने फ़ोन से ही लेके मेरे फ़ोन में डाली वीडियो। आप ही देख लो इसमें कितना बीज जमा हुआ है। माल जो कि खराब भी निकल गया, जो कि मेरी कोई गारंटी नहीं। आप यहाँ से जा सकते हैं और ज्यादा वो करेंगे तो हम लूट भी लगा सकते हैं। किसको लूट लगाने? हमको, जो किसानों को। हम जो यहाँ आए बीज की उसको शिकायत करने और हमें लूट और जान माल की धमकी दे रही है। करिए, सुनी ना रहे पर मैं क्या करूँ, मेरी गारंटी नहीं। अच्छा, तो कह रहे कि वहाँ पे करो शिकायत, कंपनी में करो, कंपनी पे कंपनी में क्या करें। तो आपने सुना, किसानों ने अपना दुख बताया, किस तरीके से किसानों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया। अब भोले भाले किसान करे भी तो क्या करें। तो जब दुकानदार ने सुनवाई नहीं की तो किसान सीधे सिटी कोतवाली पहुंच गए, जहां उन्होंने थाने में लिखित शिकायत देकर अपने साथ हुई धोखाधड़ी और दुकानदार द्वारा धमकी दिए जाने की शिकायत दर्ज करा दी। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप सभी बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।